अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है। आज है 18 अब जुलाई 2023 और मैं आपके लिए 17 और 18 जुलाई 2023 के 6 अखबारों का निचोड़ एक साथ लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग दोस्तों बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखते हैं। मंथली भी वीडियो मेरे चैनल पर आता है। दोस्तों, जल्द ही आपको जनवरी से जून 2023 तक का वीडियो उपलब्ध होगा, जिसको देखिए और आप सभी एग्जामों में सफल होइए बिहार का। तो देर ना करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। नीति आयोग की मल्टी डाइवर्सिटी पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार 2015-16 से लेकर 2019-20 के 4 वर्षों के दौरान किस राज्य की गरीबी सबसे तेजी से कम हुई है? तो देखिए दोस्तों, बिहार राज्य की गरीबी जो है बहुत तेजी से कम हुई है। बिहार गरीबी कम करने में सब प्रथम स्थान पर आया है इन 4 सालों में। देश में 4 सालों के दौरान 9.89% लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। बिहार में सर्वाधिक 18.13% गरीबी घटी है, लेकिन अभी भी यहाँ सबसे ज़्यादा 34% गरीब लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या लगभग दोस्तों 12 करोड़ है, जिसमें 34% लोग गरीब हैं। बिहार में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे सर्वाधिक 4% है। बिहार में 42.20% लोग पर्याप्त पोषण से दूर हैं। बिहार में 22.29% बच्चे अभी भी स्कूल से दूर हैं। बिहार में नेवरा स्टेशन से, पटना के नज़दीक दोस्तों नेवरा स्टेशन है, वहाँ से बिहार में नेवरा स्टेशन से कहाँ तक नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, नेवरा स्टेशन पटना दानापुर के बाद नेवरा स्टेशन आता है, छोटा सा स्टेशन है। उस स्टेशन से दोस्तों बिहार शरीफ का डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाया जा रहा है। नेवरा से दनियावा होते हुए जो है नेवरा से दनियावा होते हुए एक जंक्शन के वाया नेवरा से दनियावा होते हुए बिहार शरीफ एक नया रेल लाइन बनाया जा रहा है। ये रेल लाइन बिहार शरीफ, नवादा, गया, क्यूल होते हुए रेल लाइन निकल जाएगी हावड़ा की तरफ। तो दोस्तों, इसके बन जाने से जो दीनदयाल जंक्शन उपाध्याय से पटना के बीच जो भार पड़ रहा है, मालगाड़ी ट्रेनें जो है आवाजाही में दिक्कतें होती हैं। मालगाड़ी ट्रेनों के ज़्यादा आवाजाही से जो पैसेंजर गाड़ियाँ उसमें दिक्कतें होती हैं, उनकी स्पीड घट जाती है। तो उसी को लोड को कम करने के लिए नेवरा स्टेशन से दनियावा स्टेशन बनाया जा रहा है। वाया ये बिहार शरीफ होते हुए क्यूल, गया होते हुए ट्रेन जाएगी यहाँ से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हावड़ा मेन लाइन में जल्द ही ट्रेनों का कंजेशन घटेगा और रफ्तार बढ़ेगी। यह संभव होगा नेवरा दनियावा बिहार शरीफ बरबीघा शेखपुरा रेल लाइन प्रोजेक्ट के पूरा होने से। नेवरा दनियावा रेल लाइन बनने के बाद अधिकतर मालगाड़ियां इसी रूट से निकल जाएगी। यह प्रोजेक्ट 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा। जमीन अधिग्रहण विवाद सुलझने और अतिक्रमण हटने के बाद इन दिनों इस नई रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। करीब 60% काम पूरा हो चुका है। नेवरा दनियावा के बीच 42.2 किलोमीटर लंबी रेल लाइन और बरबीघा शेखपुरा के बीच 16.8 किलोमीटर लंबी लाइन में भी 64 अंडरब्रिज और बड़े बड़े छोटो मिल को मिलाकर 109 पुलों का निर्माण चल रहा है। साथ ही इस रूट में 8 रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी भी है। इस नई रेलवे लाइन चालू होने से नेवरा दनियावा बिहार शरीफ, राजगीर, गया, नवादा, बरबीघा शेखपुरा और क्यूल के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। वायु प्रदूषण पर रोक के लिए बिहार के कितने पंचायतों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? बिहार के पंचायती राज मंत्री मदन साहनी ने बताया है कि वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बिहार के 4000 पंचायतों में प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। पंचायती राज विभाग बिहार की राज्य स्तरीय रैंकिंग में कौन सा जिला पंचायती राज विभाग प्रथम स्थान पर आया है? देखिए, वैशाली का पंचायती राज पदाधिकारी जो विभाग है, पंचायती राज विभाग है, वह जो है जून महीने की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है क्रियान्वयन के मामले में। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में संपन्न जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कटिहार बिहार के किस खिलाड़ी ने 60 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो ये अभिषेक सिंह है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में संपन्न जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कटिहार बिहार के रहने वाले अभिषेक सिंह ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। सर्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में पटना के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये अनुजा वर्मा है। सर्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में अनुजा वर्मा ने कांस्य पदक जीता है।
किसके द्वारा संकलित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक जाति प्रथा का विमोचन किया गया है? तो देखिए रघु ठाकुर द्वारा संकलित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक जाति प्रथा का विमोचन किया गया है। फल्गु नदी जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा संस्थान इस पर अध्ययन करेगा? तो IIT कानपुर फल्गु नदी निरंजना नदी जिस पर अभी गया जी डैम भी बनाया गया है, यह गया में स्थित है। तो गया में फल्गु नदी बहती है, तो IIT कानपुर इसको पुनर्जीवित करने के लिए इस पर अध्ययन करेगा। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रजनन दर कितनी है? तो देखिए हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रजनन दर 3 है। जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में अव्वल आने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान से सम्मानित करेंगी? तो देखिए बिहार के 5 जिलों भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, किशनगंज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में एक कार्यक्रम में भूमि सम्मान से सम्मानित करेंगे। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रचते हुए नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया है। विंबलडन 2023 के मेंस सिंगल्स फाइनल में अल्काराज ने दिग्गज नोवाक जोकोविच को हरा दिया। यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वह विंबलडन मेंस का टाइटल जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अल्काराज ने साल 2022 में US ओपन का खिताब जीता था। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? IIT दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस अबू धाबी UAE में स्थापित करने जा रहा है। सितंबर 2024 से बैचलर्स डिग्री कोर्स भी शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इससे संबंधित MOU में अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले IIT मद्रास ने भी अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित करने की घोषणा की थी। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो है भारत और मंगोलिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। भारत और मंगोलिया की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 में भाग ले रही है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 तक किया जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो पृथ्वीराज टोंडीमन, जो भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडीमन ने इटली में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप का आयोजन लोनाटो इटली में किया जा रहा है। लोनाटो शूटिंग मीट में पृथ्वीराज टोंडीमान भारत के एकमात्र पदक विजेता है। इससे पहले उन्होंने दोहा में कांस्य पदक जीता था। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विशेष रूप से पुराने शहर के कुछ हिस्सों में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह फेस्टिवल प्रतिवर्ष हिंदू चंद्रमा आषाढ़ मास के दौरान मनाया जाता है। बोनालू एक वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद सहित तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्यौहार देवी महाकाली को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा के एक अवतार माना जाता है। तेलुगु में बोनम शब्द का अर्थ भोजन या दावत से है। किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कार्यक्रम में गृह मंत्री की उपस्थिति में सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 2416 करोड़ रुपए की मूल्य की 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी नहीं करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया ने वर्ष 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने से मना कर दिया है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एंड्रूज ने बताया कि उनका राज्य इसका आयोजन करने में खर्च होने वाले 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कांग्रेसी नेता ओमान चांडी जो केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन 79 वर्ष में उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह 2004 से 2006 तक और फिर 2011 से 16 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। चांडी 18,728 दिनों तक केरल विधानसभा में पुथुपुल्ली का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ विधानसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया था। चांडी को एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2013 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है?
दीर्घकालिक रोड मैप के हिस्से के रूप में भारत और फ्रांस नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने पर सहमत हो गए हैं। भारत ने फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनेन ने इस बात की जानकारी दी है। इसे विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब बताया है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान हुआ है। हाल ही में भारत के पीएम ने फ्रांस की यात्रा की थी, जहां उन्हें जापान के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। वहां उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो तमिलनाडु ने महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल किया है। नीति आयोग हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करता है। तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ टॉप पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 710 करोड़ की लागत आई है। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से व्यापार में आसानी होगी, क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल का डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक शंख के आकार की संरचना जैसा दिखता है। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल जो है सहकारिता मंत्रालय द्वारा अमित शाह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, सहारा समूह की देखिए इसमें दोस्तों सहारा समूह ने जिसके जिसके पैसे लिए थे उसको लौटाने का फैसला जो है किया गया है। तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, एक मिनट दोस्तों आपको मैं बताता हूं, सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। रेजर पे ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? तो फिनटेक फर्म रेजर पे ने करलिक के साथ साझेदारी में मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय रेजर पे गेटवे लॉन्च किया है। रेजर पे की स्थापना 2013 में हुई थी। संस्थापक इसके शशांक कुमार और हर्षिल माथुर हैं। सीईओ हर्षिल माथुर है। मुख्यालय बेंगलोर, भारत है। किस भारतीय एथलीट ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F46 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो अजीत सिंह ने 65.41 का थ्रो हासिल कर इस स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने चीन के चुनिलियांग युओ द्वारा बनाए गए 61.89 के पिछले चैंपियनशिप रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारत के एक अन्य एथलीट रिंकू ने 65.38 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन का ZhuQ-2Y2 सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट बन गया है। भारत में पहली बार G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में पहली बार G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 जीता है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 जीता है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत दाल ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाला चना दाल की बिक्री की शुरू की है? तो पीयूष गोयल जो हमारे दोस्तों उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने भारत दाल ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाला चना दाल बिक्री की घोषणा की है। तो दोस्तों 11, 17, 18 जुलाई 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो चैनल से जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।